मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 117 to 118। ईशा जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है उसे सोफे पर ही आईने में दिखता है जो बैठे बैठे कि शायद सो गया था। इसे देख सकती थी, शायद उसे ठंड लग रही थी। इस आसपास दिखती है तो उसे वहां पर पास में यह वार्डरोब देखा है। वो वहां जाकर वहां से ब्लैंकेट निकाल कर आती है और अयान को उड़ने लगती है, लेकिन जो हल्की नींद में था उसकी नींद पूर्ण टूट जाती है। ईशा को देखकर जल्दी से बैठ जाता है। ईशा आराम से बोलता है तुम सो जाओ, पर अयान कुछ भी नहीं बोलता और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ईशा अपने हाथ को देखते हैं लेकिन अयान से कुछ कहती नहीं है। वह जानती थी अयान शायद उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। ईशा 2 मिनट तक शांत रहती है लेकिन अयान तब भी जब कुछ नहीं बोलता तो ईशा बोलती है कुछ कहना है। अयान बोलता है कि कुछ कहने की जरूरत है। ये सुनकर ईशा बोलती है अगर तुम्हें सही लगे तो। अयान बोलता है कौन से, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे सच बता दोगी। यह सुनकर ईशा बोलती है आज तक झूठ भी तो नहीं कहा तुमसे। ये सुनकर अयान डायरेक्ट कहता है क्या तुम्हारे आदि के बीच ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। ये सुनकर ईशा पहले अयान को देखते हैं और फिर बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो अयान बोलता है मैंने जवाब उम्मीद की थी, सवाल के बदले सवाल नहीं। ये सुनकर ईशा बोलती है जब वक्त आएगा तो बता दूंगी, तब तक कुछ जानने की कोशिश मत करना। ये सुनकर अयान बोलता है मैं इंतजार करूंगा उसे दिन का। वही आदि इस टाइम कमरे से निकलता है और उसकी नज़र सीधी ईशा के हाथ पैर जाती है जिसे अयान ने पकड़ रखा था। ईशा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। आदि अयान को घर रहा था लेकिन आया उसको देख भी नहीं रहा था, लेकिन अयान को यह चीज़ जरूर पता तो क्या आदि की नज़रें उसे पर है। वह जानना तो बहुत कुछ आता था लेकिन वो ईशा की बात मानता था। उसे पता था कि ईशा ने अगर कहा है कि अभी नहीं, इसका मतलब अभी सही वक्त नहीं है और वह इंतजार करेगा उसे सही वक्त का जब ईशा उसे खुद सब कुछ बताएगी। वही ईशा डायरेक्ट अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर भी रूम को अच्छे से लॉक करके आराम से वहां पर बैठकर अपने फ़ोन को निकलती है। उसका फ़ोन 2 मिनट के अंदर ही एक लैपटॉप में चेंज हो जाता है जो किसी नॉर्मल लैपटॉप से बहुत अलग था। इसे उसमें कुछ करती है, उसके बाद उसके रूम में एक दरवाज़ा खुल जाता है। इसे उसके अंदर जाती है, वहां पर पूरा रूम करने के अलग अलग इक्विपमेंट से भरा पड़ा था। उसका वह रूम पूरा टेक्नोलॉजी का एक भंडार था। ईशा वहां पर जाकर एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। कुछ टाइप वगैरह करने के बाद वहां पर बहुत सारे कोडिंग्स आते हैं। बहुत सारे कोडिंग के साथ कुछ खेल खेलने के बाद वहां पर किसी इंसान की तस्वीर और बहुत कुछ आ जाता है। इस वक्त तस्वीर को ध्यान से देखते हैं, वो किसी और की नहीं ईशान कुलकर्णी की तस्वीर थी। तभी उसमें से एक रोबोटिक आवाज आने लगती है। नाम ईशान कुलकर्णी, उम्र 27 साल, पैसे से बिजनेसमैन, कुलकर्णी खानदान का सबसे बड़ा बेटा। ये सुनकर ईशा खुद से बोलते यानी कि कुलकर्णी खानदान में और भी बच्चे हैं, इंटरेस्टिंग। फिर वह रोबोटिक आवाज आगे बोलता है उनके और भी 3 भाई हैं। उनके पिता का नाम ध्रुव कुलकर्णी है। अभी कुछ सालों से उनके फैमिली में एक भी छोटा बच्चा भी रहता है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। रिसोर्स रोबोटिक आवाज को बोलती है ईशान कुलकर्णी की माँ। ये सुनकर रोबोटिक आवाज जवाब में कहता है इनकी कोई भी डिटेल हमारे सिस्टम में नहीं है। ईशा को सोते हुए बोलती है ध्रुव कुलकर्णी की तस्वीर दिखाओ। ये सुनकर उसे मशीन में कुछ प्रोसेसिंग होने लगता है और 2 सेकंड के अंदर ही किसी की तस्वीर आने लगती है। इसे ध्यान से उसे इंसान को देख रही थी। इंसान के चेहरे पर थोड़ी आ चुकी थी लेकिन उसे देखकर कोई बता सकता था कि वह अपनी उम्र में कितना ज़्यादा हैंडसम होगा। अभी भी उसके चेहरे पर तेज है। ईशा उसे तस्वीर को देखकर थोड़ा हैरान थी लेकिन कंफ्यूज भी उतनी ही थी। ईशा उसे तस्वीर को बार बार ध्यान से देख रही थी, कभी जूम करके, कभी उसके हाथों को देखकर, कभी उसके बालों को देख रही थी। वह समझाना चाह रही थी कि यह सब क्या है। ईशा आराम से अपनी चेयर पर लीन होकर बोलती है उम्र जरूर बढ़ गया हूँ आपका, लेकिन इंसान तो वही है। आप उम्र का तक आज इंसान को नहीं बदलता। आखिर क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग। छुपाया तो बहुत अच्छे से अपने खुद को, लेकिन ईशा की नज़रों से कोई भी नहीं बच सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। देखते हैं कितने दिन आप ये चूहा बिल्ली का खेल खेलेंगे। तभी ईशा किसी को कॉल करती है और कहती है रिपोर्ट सा
गए। दूसरी तरफ से वो इंसान बोलता है यस बॉस आ गए। ईशा बोलती है क्या है। वो इंसान बोलता है बॉस डीएनए टेस्ट मैच हो गया। इस आगे कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन को काट देती है और अपनी चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद करके बहुत गहरी सोच में डूब जाती है। सभी अपने गहरी सोच में इतनी ही तभी उसके फ़ोन पर कोई कॉल आता है। ईशा अपनी आंखें खोलकर देखती है और जल्दी से उसे कॉल को उठा लेती है। दूसरी तरफ से कोई इंसान कुछ कहता है तो इसे यहाँ से बोलता है मैं जल्दी आऊँगी, तुम अपना और उन दोनों का ख्याल रखना। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा जाता है तो ईशा बोलती है अयान से तुम खुद बात कर लेना, मुझे नहीं पता। फिर दूसरी तरफ से वह इंसान कुछ बोलता है। ईशा बोलती है खाना खा लेना। ये कहकर वह फ़ोन काट देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद ईशा वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और वह जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आती है उसके फ़ोन पर कुछ कॉल्स आने लगते हैं। ईशा बोलती है मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह अपने कपड़े चेंज करके वहां से निकल जाती है। वही आदि जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था उसके केबिन में उसका असिस्टेंट आता है और उसे कुछ देता है। आदि से उसका असिस्टेंट पूछता है क्या वह पढ़े, लेकिन आदि उसे बाहर जाने का इशारा करता है तो वह वहां से चला जाता है। चुप से आदि इस रिपोर्ट को खोलना है। वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी जो आदि ने करवाई थी। आदि उसे खोलकर देखा है। उसकी नज़र नीचे जाती है। इस पर 99% ब्लड मैच थे। आदि कुटिलता भरी मुस्कान से बोलता है जैसा मैंने सोचा था। आदि को याद था कि उसने कैसे ईशा के बालों को थोड़ा सा थोड़ा था जब ईशा उसे बेड पर छूटना जा रही थी और बिना उसके नज़रों में आए रोमांस करते टाइम उसके हाथों पर हल्के नाखून छुपाकर ब्लड भी लिया था। कैसे उसने ईशान से भी उसका हेयर और ब्लड लिया था। आदि खुद से बोलता है मुझे अंदाजा है ईशा अब तक तुमने पता लगा लिया होगा। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे अगले स्टेप के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ अब तुम क्या करोगी। उसके बाद आदि अपना काम करने लगता है। रात हो चुकी थी। सब अपने अपने घर आ चुके थे। ऐसा पूरे दिन से बाहर थी। वह सबसे लेट घर आई थी। अयान उससे मिलने गया था लेकिन उसे पता चले तो ईशा अब तक नहीं आई है। वह जानता था इसे ऐसे ही पूरी दिन बाहर रहा करती थी, कभी कभी तो पूरे पूरे रात बाहर करती थी। इसलिए अयान अपने घर वापस जा चुका था। वही ईशा घर आकर फ्रेश हो चुकी थी। अयान, आदि, मानवी जी, हर्ष जी सब हॉल रूम में बैठे हुए थे। अभी सब खाना खाकर उठे ही थे कि अचानक से सारी लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरा हो जाता है। लेकिन वहां पर ऑटोमेटिकली कुछ मोमबत्तियां जल जाती है। लेकिन इतना अंधेरा देखकर अयान बहुत ज्यादा डर गया था। वह अंधेरे से नहीं डरा था। वह फौरन से खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। जब आदि उसके चेहरे पर घबराहट देखा है तो पूछता है क्या हुआ, लेकिन अयान रुकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन वह भागने के चक्कर में देखा नहीं हो टेबल से टकराया जाता है। वह गिरने ही वाला था कि आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर्ष जी बोलते हैं बेटा क्या हुआ है, क्यों इतना हड़बड़ा रहे हो, ध्यान से जो चोट लग जाएगी। यह सुनकर अयान हड़बड़ी में बोलता है नहीं पापा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। ईशा का नाम सुनकर आदि जल्दी से बोलता है क्या हुआ। ईशा को शादी ने अब तक अयान का हाथ पकड़ रखा था। ये देखे गुस्से में बोलता है मेरा हाथ छोड़ो और वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। आदि उसका हाथ छोड़ देता और बहुत ही स्पीड में वहां से भागता है। आदि को भी कुछ सही नहीं लगता है। वो बहुत स्पीड में वहां से भागता है। लेकिन जैसे ही अयान और आदि बाहर आते हैं वह देख सकते कि नवी और अरमान भी बहुत गहरी गहरी सांस कर भागते हुए ईशा के घर की तरफ ही जा रहे हैं। अयान जून के साथ स्पीड में चलते हुए बोलता है ये लाइट कैसे चली गई। तो अरमान बोलता है हमें नहीं पता, अचानक से क्या हो गया। यह ऐसा तो कभी नहीं होता है यहाँ पर, मेरे ख्याल से मैं आज पहली बार यहाँ लाइट्स जाते हुए देखा है। वही अभिनव जी जो नीचे ही बैठे थे वह उन सबको इतनी हड़बड़ी में आते देख पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन कोई भी उनके बाद का जवाब देने के लिए नहीं रुकता। सब दौड़ते हुए ईशा के कमरे की तरह भागते। आदि बहुत घबराया हुआ तो सबसे स्पीड आगे चल रहा था। ना किसी से बात कर रहा था, ना किसी की तरफ देख रहा था। उसकी और अयान की मंजिल सिर्फ ईशा का रूम था और उन्हें आसपास का कुछ भी जैसे दिख ही नहीं रहा था। भले आदि को नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं और बहुत तेजी में भागता है। उन सब को भगती देख अभिनव जी
भी जल्दी जल्दी उन सब के पीछे जाने लगते हैं। वही नव्या जी और हर्ष जी भी अब तक आ चुके थे। आदि जल्दी से दरवाजा खोलना है, अयान भी जस्ट उसके साथ ही था। नवी और अरमान जैसी उसके पीछे, बाकी सब भी पीछे से आ रहे थे। पूरा रूम अंधेरा तो, और किसी के हल्के हल्के दर से कुछ कहने की आवाज आ रही थी। अयान जल्दी से अपने फोन का लाइट जलता है तो वह सब देख सकते थे। ईशा एक कोने में अपने पैरों को पड़कर किसी छोटी बच्ची की तरह बैठी थी। वह अपनी आंखें बंद करके रो ही रही थी। शायद इस पर किया था कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। ईशा को किसी की आहट महसूस होती है तो डर से चिल्लाने लगती है, नहीं मेरे पास मत आओ प्लीज, मेरे पास मत आना प्लीज, मुझसे दूर हो, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, मैं जान से मार दूंगी, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। फिर वो बेबी से मदद मांगते हुए चिल्लाने लगती है, यार मुझे बचा लो यार, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखकर अयान जल्दी से अंदर भागता है और आदि भी जल्दी से अंदर जाता है। बाकी सभी जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। अभिनव जी वही गेट पर बिल्कुल जम चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में आज तक कभी नहीं देखा था। उनकी बेटी तो प्राइड में रहने वाली एक लड़की थी जिसका आज तक कभी बेबसी का सामना हुआ ही नहीं था, लेकिन आज वह अपनी बेटी को इस हालत में देख रहे थे। उनका दिल अंदर से कांप चुका था। उन्हें अपने अंदर एक तकलीफ महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लगा तो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आदि, आयरन, नवी और अरमान जल्दी से भागते हुए ईशा के पास जाते हैं। आदि उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, इसे क्या हुआ, इस आंखें खोलो। ईशा जो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी, वह बस कह रही थी, अयान मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो ना, हम देखो सब अंधेरा है। अयान बहुत दर्द हो रहा है यार, आंखों में कुछ, चुप रहे अयान। एक तो ईशा की हालत देखकर आदि को बहुत तकलीफ हो रही थी और दूसरा ईशा के हर बात में आयन और अयान सुनकर उसके दिल में जैसे लाख कांच के टुकड़े चुबा दिए गए हो। ईशा के हाथ को पकड़ के अच्छे से चलता है और धीरे से उसके सर को चलते हुए कहते, सब कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे शशि को मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सुनकर विशाल इतनी देर से घबराई हुई थी। वह शायद अयान की बात सुन पा रही थी जहाँ उसे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अयान वह वाहिद इंसान था जिसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच रही थी। वह लंबी गहरी गहरी सांस से लेने लगती है और बोलती है, या नहीं खुल रहा है, ना कि नहीं खुल रही है यार, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे, देखो ना। ये सुनकर आदि हल्के से ईशा के बालों को सहलाता है और फिर उसके गालों पर हाथ रखकर धीरे से चलते हुए बोलता है, ईशा आंखें खोलो, देखो यहाँ पर सब लोग मौजूद है, तुम एक बार आंखें खोलो, हम सब तुम्हें देखेंगे। अब तक लाइट्स आ चुकी थी लेकिन निशा जाकर ही नहीं खोल रही थी, लेकिन आदि की बात भी शायद उसको सुनाई दे रही थी। ये देखकर नव्या, अरमान थोड़े हैरान थी क्योंकि वह जानते थे कि ईशा को अयान के अलावा इस हालत में किसी की भी बात समझ ही नहीं आती थी। निशा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश तो करती लेकिन फिर बंद कर दी थी, फिर कोशिश करती लेकिन फिर बंद कर लेती, वह पूरी खोल ही नहीं पा रही थी। लाइट अचानक से फिर से चली जाती है, ऐसा कोई चीज़ महसूस होती है तो फिर से डर से अपने पैरों को पकड़ लेती और पीछे हटते हुए बोलती है, देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहे, मुझे मत मारना, देखो देखो प्लीज़ मत करो, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। ईशा के मुंह से निकला एक एक क्लब वहां पर खड़े हर एक इंसान के दिल में जाकर चुभ रहा था। आदि अयान को देखकर गुस्से में बोलता है, ईशा को क्या हुआ है, तुम बताते क्यों नहीं हो हम सबको। ये सुनकर नव्या बोलती है, देखो आदि, अभी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है, अभी ईशा को पहले हमें ठीक करना होगा, उसकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर आदि बोलता है, दवा भी तब बनाया जाता है जब हमें वजह पता हो। आदि फिर से ईशा को बोलता है, इश्क में आंखें खोलो, इसे प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईशा तुम देखो तो सही खोलकर। वही अयान जो कब से हर एक दौर में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, वह बार बार एक एक ग्रह उड़ीसा का खोलकर देख रहा था। आदि के बाद ईशा पर शायद असर करती है। ईशा अपनी आंखें खोलने ही वाली थी पूरी तरीके से, तभी अयान आता है और उसके हाथों को पढ़कर बोलता है, इसे एकदम शांत रहना, ठीक है। उसके हाथ पर धीरे धीरे कुछ मसाज करने लगता है और फिर उसके सर के
पास भी कुछ मसाज करने लगता है। आय ध्यान से देख रहा है, ध्यान कर क्या रहा है। आदि कुछ स्मेल आता है, उसे ऐसा लगता है कि अयान के हाथों में जरूर कोई लिक्विड लगी हुई है। ईशा थोड़ी थोड़ी शांत हो रही थी। ये देखकर आदि बोलता है, ईशा आप धीरे धीरे राखी खोलो। ये सुनकर अचानक से ईशा अपनी पूरी आंखें खोल देती और उसी वक्त लाइट आ जाती है, जिससे ईशा के आंख पर अचानक से तेज लाइट्स पड़ती है। ईशा अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेती है। इसे ईश्वर पूरे होश में आ चुकी थी, वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है। ईशा जोकर अपने पूरे होश में आ चुकी थी, वो महसूस कर सकती थी उसकी आंखों में क्या हो रहा है। वह जल्दी से बोलती, अयान करिश्मा को बुलाओ। जब अयान ये चीज़ सुनता है तो वह घबरा जाते हैं, बोलते ईशा क्या हुआ, मेरी आंखों में कुछ हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हो, बस अपनी आंखें बंद करके। लेकिन अयान नहीं महसूस कर सकता था कि ईशा के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंख बार बार हिल रही थी जो कि बंद थी। आदि ईशा के कांपते हुए हाथ को देखकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। ईशा आदि को अपने पास चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि अभी वह अपनी आंखें खोल नहीं सकती थी। वह जानती थी अपनी आंखें खोलेगी तो सही अभी प्रॉब्लम होगी, और कुछ भी नहीं बोलता है और करिश्मा को कॉल कर देता है। करिश्मा कोई और नहीं, वह एक आई स्पेशलिस्ट थी, वह ईशा के ही अंडर टीम में काम करती थी। अयान ईशा के हाथ को पकड़ते ही वाला था, लेकिन उससे पहले आदि ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे आराम से बेड पर लेट देता है। उसके ऊपर हल्की सी ब्लैंकेट डाल दे तो उसके सर पर सहलाने लगता है। वह इंतजार कर रहा था डॉक्टर करिश्मा के आने का, क्योंकि उसे अभी अरमान ने बताया था कि करिश्मा कोई और नहीं एक डॉक्टर है, वही अभिनव जी जो दरवाजे पर खरीद। उनकी हिम्मत नहीं थी अंदर आने की और हर्ष और नव्या जी भी वहीं पर खड़े थे, वह भी यह सब देखकर थोड़े हैरान थे। आदि अपनी नज़रें दरवाजे पर करता है और हरीश जो नव्या जी को देखा है और देखकर बोलता है, आप दोनों जा सकते हैं। ये सुनकर हर जो नव्या जी उसको कन्फ्यूजन में देख रहे थे, ये देखकर अयान भी उन दोनों से कहता है, आप दोनों घर जाइए, यहाँ हम देख लेंगे, वैसे भी बहुत लोग हैं। हर्ष जो नव्या जी दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कहते नहीं और चुप से वहां से चले जाते हैं। वहीं अभिनव जी को किसी ने जाने को नहीं कहा, तो अभिनव जी अंदर भी तो नहीं आ रहे थे, वह दरवाजे पर ही खड़े होकर सब देख रहे थे। उनकी कमजोरी से भरी आंखें ईशा को बहुत दर्द से देख रही थी। वो खुद से बोलते हैं, काश ईशा तुम मेरी बेटी नहीं होती तो तुम्हें ये सब भुगतना नहीं पड़ता, काश तुम उसे औरत की बेटी ना होती तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना होती। मुझे पता है इतनी कम उम्र में तुमने क्या क्या नहीं सहा है। इस उम्र में लड़कियां अपनी जिंदगी जीती है और तुम पर कितने सारे बोझ है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुमने क्या नहीं देखा, मौत को भी तुमने शायद करीब से देख लिया। हम एक अच्छा हस्बैंड बन पाया था और ना एक अच्छा आप बन पाया, मैं एक अच्छा दोस्त बनवाया था, नहीं एक अच्छा भाई बन पाया था, सारे रिश्तों में हार गया। ईशा में नहीं चाहता कि तुम भी खाली हाथ रह जाओ और तुम्हारे पास कोई रिश्ते ना बच्चे। मैं सोच लिया मुझे क्या करना है। वही 5 मिनट से भी कम वक्त में डॉक्टर करिश्मा वहां पर आ चुकी थी। डॉक्टर करिश्मा पास में ही रहती थी जहां ईशा होती थी, वो हमेशा उसे जगह के करीब होती थी। उसे नहीं पता होता तो ईशा को कब उसकी ज़रूरत हो। डॉक्टर करिश्मा को देखकर बाकी सब थोड़े साइट हो जाते, लेकिन आदि अभी भी ईशा के बगल में ही बैठा था, तो डॉक्टर करिश्मा आदि को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो उन्हें पहली बार देख रही थी, वो उन्हें नहीं जानती थी, और सबसे ज़रूरी बात, उसे आदि से थोड़ा डर लग रहा था। आदि की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, वो हैंडसम बहुत था, लेकिन उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी लोगों को डराने के लिए, और उसने एक बार ही बस डॉक्टर करिश्मा की तरफ देखा था और वही नज़रें डॉक्टर करिश्मा को डराने के लिए काफ़ी थी। वो दूसरी तरफ से ईशा के पास बैठ जाती है और ईशा के आंखों को हल्के से खोलने की कोशिश करती है, पर ईशा अपनी नाखूनों को अपनी हाथों में छुपा देती है। ये चीज़ वहाँ पर खड़े हर लोग देख सकते थे, ये देखकर सब बता सकती थी कि ईशा उसे वक्त कितने तकलीफ में थी। वह ईशा जिसे गोली भी लग जाए तो तकलीफ ना होती थी। ईशा डॉक्टर करिश्मा से बोलता है, ध्यान से देखो मेरी आंखें ठीक है ना। ये सुनकर डॉक्टर करिश्मा बोलती है, मैडम मैंने आपको कहा था ना अपनी आंखों का ध्यान रखें, आपको पता है ना वह कितनी सेंसिटिव है। ये सुनकर ईशा गुस्से में बोलते, जितना कहा है उतना देखो।
डॉक्टर करिश्मा ईशा की आंखों को अच्छे से चेक करने लगती है। तभी इस अचानक से कुछ सोचते हुए अयान से बोलता है, अयान तुम परेशान मत होना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी इन आंखों को और बहुत ध्यान रखूंगी आइंदा से। ये सुनकर अयान बोलता है, ये सब मत सोचो, तुम ठीक हो तो बाकी सब ठीक है, वह आंखें मेरी इतनी जरूरी नहीं है। ये सुनकर ईशा बोलती है, मुझे अंदाजा है वह आकर तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये कहकर ईशा चुप हो जाती है। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अयान कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अभी का नहीं पता है। डॉक्टर करिश्मा आराम से ईशा की आंखों को देखने के बाद कुछ लिखने लगती है। ये देखकर आदि गुस्से में बोलता है, हुआ क्या है पहले ये बताओ। करिश्मा डर गई थी लेकिन वह आदि को नहीं जानती थी, इसलिए वह ईशा की कंडीशन उसको कैसे बता देता। वह अयान, नव्या और अरमान की तरफ देखने लगती है कि उसको आगे क्या कहना है, उसे बताना है या नहीं बताना है। जब आदमी यह चीज़ देखता है तो अपने दांत को पीसते हुए बोलते हैं, उन्हें देखना बंद करो, जितना मैंने पूछा है मुझे उतना बताओ, मैं तुम्हारी आंखों को निकालकर जंगली जानवर को खिला दूंगा। किया लगता है किया होगा। जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।